प्रीवियसली हमने डिफरेंट डिज़ाइन टेक्निक्स देखी हैं एल्गोरिदम्स की। सबसे पहली जो टेक्निक हमने पढ़ी थी दैट वाज ब्रूट फोर्स और नोन एज इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो उसमें हमने लाइक इंसर्शन सार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हम ब्रूटली कंपैरिजन कर रहे हैं वन एलिमेंट का दूसरे के साथ विदाउट एनी इंटेलिजेंस। उसके बाद हमने डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को देखा, जिसमें हमारे पास क्विक सार्ट थी और जिसमें हमारे पास डिवाइड एंड कंकर में मर्ज सार्ट भी थी, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को सिमिलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं और उसको फिर सॉल्व करके कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड टेक्निक थी। उसके बाद हमने टेक्निक देखी दैट वाज बेस्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर्स एंड वी हैव स्टडीड हीप सॉर्ट, जो कि बेसिकली हीप डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर रिलाई करती थी। ठीक है, तो बेटा ये तो हमारे पास कुछ बेसिक टेक्निक्स थी। तो उसके बाद हमने आज हम एक और डिज़ाइन टेक्निक आप कह सकते हैं पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ नोन एज डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक टेक्निक है। प्रोग्रामिंग जो है ये भी, डायनामिक प्रोग्रामिंग भी बेसिकली एक डिवाइड एंड कंकर मेथड है। ठीक है जी, तो इसमें अब क्वेश्चन ये है कि इसमें और जो दूसरी अप्रोचेज हैं जो प्रीवियसली हमने देखी है डिवाइड एंड कंकर की, उसमें क्या डिफरेंस है। ज़ाहिर एक नेचुरल क्वेश्चन हमारे जहन में आना चाहिए कि और इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि दूसरे में नहीं हैं या इसको दूसरे से सेपरेट करती हैं, डिफरेंशिएट करती है। तो इसमें एक तो पहली पॉइंट आपने याद रखना है कि प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पे एक टेबुलर मेथड है। ठीक है, तो आप अभी देखेंगे कि हम एक काइंड ऑफ टेबुलेशन की फॉर्म में अपनी प्रोग्रामिंग या अपने प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, जिसकी वजह से इसको प्रोग्रामिंग को आपने इस लफ्ज़ से इसकी हिस्ट्री में बताते हैं कि ये इसकी हिस्ट्री में वो जिस बंदे ने, साइंटिस्ट ने इसको डिवाइस किया, तो उसका ये इसको थोड़ा सा अच्छा नाइसर नेम देना चाह रहे थे। ठीक है, तो उसने इन्होंने प्रोग्रामिंग इसका डायनामिक प्रोग्रामिंग नाम इसका रख दिया। ठीक है जी, अब इसमें डिफरेंस देखें कि क्या डिफरेंस है डायनामिक प्रोग्रामिंग का विद divide and conquer approach. Divide and conquer algorithms partition the problem into disjoint sub problems. ठीक है जी, डायनामिक प्रोग्रामिंग डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को डिसजॉइंट सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सॉल्व द सब प्रॉब्लम्स रिकर्सिवली एंड देन कंबाइन देयर सॉल्यूशंस टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ठीक है जी, इन कंट्रास्ट dynamic programming applies when subproblems overlap, that is when subproblems share subproblems. In this context, a divide and conquer algorithm does more work than necessary, repeatedly solving the common subproblems. A dynamic programming algorithm solves each subproblem just once and then saves its answer in a table, thereby avoiding the work of recomputing the answer every time it solves each sub-problem. ठीक है जी, द मेजर डिफरेंस जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये है कि जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है वो भी डिवाइड एंड कंकर अप्रोच की तरह काम करती है, लेकिन डिवाइड एंड कंकर अप्रोच क्या करती है कि वो डिसजॉइंट सेट्स में काम करती है, डिसजॉइंट सेट बना लेती है। यानी कि जैसे डिवाइड एंड मर्ज सॉर्ट में हमने देखा था, उसने डाटे को दो अलहदा हिस्सों में डिवाइड कर दिया हाफ से, और फिर हाफ को ऊपर दोबारा से अपना रिकर्सिवली काम किया, दूसरे के ऊपर अलहदा से किया, फिर उनको अलहदा अलहदा फिर कंबाइन किया। तो उनकी आपस में कोई शेयरिंग नहीं थी, कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी, दोनों काम जो रिकर्सिवली हो रहे थे वो अलहदा अलहदा हो रहे थे, डिसजॉइंट जिसे हम कहते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड डायनामिक प्रोग्रामिंग में
जो क्वेश्चन जो या जो पॉइंट हमें सबसे पहले मिला वो ये है कि ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन जो है ना वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। तो हमें पता चला कि जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है जो बेसिकली ऐसे प्रॉब्लम्स जिसके अंदर क्या है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम डिवाइड एंड कंकर अप्रोच अप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसे ऐसी सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि जो हर जगह तीन चार जगहों पे वो मौजूद हैं। और हमें अगर सिर्फ डिवाइड एंड कंकर अप्रोच इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें हर हर जगह पे अलग-अलग से सॉल्व करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका हल ये है कि जो रिपीटेडली ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग फिर क्या करती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करती है, जब एक सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती है तो उसको अपने पास सेव कर लेती है, महफूज कर लेती है। ठीक है, और जब उसी तरह का कोई और सब प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है तो वो पहले क्या होता है, पहले चेक होता है, वो चेक होता है वो उस रजिस्टर के अंदर से, उस रजिस्टर, इसको आगे आप पढ़ेंगे कि मेमो होता है। मेमो जो होता है ना, आपको पता होगा शायद, ये जो स्टोर्स वगैरह हैं या ऑफिस वगैरह में तो एक पैड सा होता है छोटा सा जिसको मेमो भी कहते हैं, तो उसके ऊपर नोटिंग की जाती है बेसिकली। तो वो मेमो, वो रजिस्टर जिसके ऊपर वो लिखा होता है कि ये इस सब प्रॉब्लम का ये आंसर है। तो जब वो सेकंड टाइम उस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाती है एल्गोरिदम, तो वो पहले सॉल्व करने से पहले क्या करती है, चेक करती है। वो चेक करती है उस रजिस्टर के अंदर कि क्या वो सब प्रॉब्लम वहां पे पहले से सॉल्व हो चुकी है या नहीं। अगर तो वो सब प्रॉब्लम पहले से सॉल्व हो चुकी है तो फिर वो क्या करती है, वहां से उसका आंसर ले लेती है बजाय इसके कि उसको सॉल्व करे। और अगर वो सॉल्व नहीं होती, पहले से सॉल्व नहीं हो चुकी होती, तो वो क्या करती है, एल्गोरिथम उसको सॉल्व करती है और उसका आंसर उस मेमो के अंदर सेव कर देती है, ताकि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो वो वहां से उसका आंसर देखा जा सके। तो इस काम से, इस डिज़ाइन टेक्निक से, इस वर्किंग स्टाइल से हम देखेंगे कि जो हमारा बहुत सा काम जो हम रिपीटेडली कर रहे हैं वो कम हो जाता है। तो जिससे डेफिनेटली हमारी जो रनिंग टाइम है वो इम्प्रूव होगा। और हम यही चाहते हैं कि किसी तरीके से ऐसे एल्गोरिदम्स डिज़ाइन की जाएं जो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ठीक है, we typically apply dynamic programming to optimization problems. Such problems can have many possible solutions. Each solution has a value, and we wish to find a solution with the optimal minimum or maximum value. We call such a solution an optimal solution to the problem as opposed to the optimal solution, since there may be several solutions that achieve the optimal value. ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है जी, बेसिकली एक टेक्निक है जो कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई होती है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डेली लाइफ में कर रहे होते हैं। जैसे क्या आप मिनिमाइज कर रहे होते हैं या मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप शॉप पे जाएं तो जब आप परचेज कर रहे तो कुछ चीज़ परचेज करते हैं तो उसकी जो प्राइसेस हैं, तो एज ए कस्टमर आपकी कोशिश क्या होगी, मिनिमाइज करने की। ठीक है, और जो एज ए शॉपकीपर क्या कोशिश हो रही होती है कि उसकी प्राइस को मैक्सिमाइज किया जाए। ठीक है, तो ये और भी आप देखेंगे, नोट करेंगे, आपको डेली लाइफ में इस तरह की बड़ी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है इसका बेसिकली क्या करते हैं, इसका स्टाइल जो है 4 स्टेप्स के ऊपर है। Characterize the structure of an optimal solution, because recursively define the value of an optimal solution, compute the value of optimal solution typically in a bottom up fashion, construct an optimal solution from the computed information। तो ये बेसिक 4 स्टेप्स हैं जिन जो कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे फॉर द डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, किस तरीके से हमने उस प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी अबाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन प्रॉब्लम विच इज नोन एज रॉड कटिंग। तो रॉड कटिंग क्या प्रॉब्लम है, आज हमने इसको समझना है।
और साथ ही हमने इसका एक जो ब्रूट फोर्स मेथड है, ये रिकर्सिव मेथड है, ब्रूट फोर्स नहीं कहेंगे, रिकर्सिव मेथड है डिवाइड एंड कंकर का, वो ट्रेडिशनल जो कि हमने पहले पढ़ा है वो डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम उसका जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के वर्जन्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रॉड कटिंग क्या प्रॉब्लम है बेटा, एक कंपनी है सर्लिंग इंटरप्राइजेस, वो क्या करती है, स्टील के रॉड्स को कट करके बेचती है, ठीक है। तो वो जो प्राइसेस हैं उसकी कोशिश क्या है कि जब वो इसको कट करे, यानी कि ये जो हमारे जो उसके पास रॉड्स हैं स्टील के, उसको इस तरीके से कट करे कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें, ठीक है। एक कंपनी है जो जो स्टील के बड़े बड़े रॉड्स मंगवाती है फर्ज करें, और उसको कट करके बेचती है, और जब वो कट करके बेचती है तो वो कहती है कि उसको कंपनी की प्रेफरेंस ये है, कोशिश ये है कि वो रॉड्स को इस तरह कट करे कि उसको मैक्सिमम रेवेन्यू मिले, ठीक है जी। तो अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें एक रॉड है, फर्ज करें रॉड है, उसकी लेंथ है, यहाँ पे एक टेबल गिवन है। तो अगर उसको रॉड को एक इंचेस की, ये जो रॉड्स हैं वो इंचेस, उसका जो है इंच पैमाना है, ठीक है, स्केल के ऊपर है। तो फर्ज करें जो पीसेस हैं उसकी प्राइस लिस्ट ये दी हुई है, पीसेस की प्राइस लिस्ट दी हुई है। तो अगर जो पीस है 1 इंच का है तो उसकी प्राइस 1 रुपी या डॉलर आप कह दें। अगर जो रॉड का साइज 2 इंच है तो उसकी प्राइस $5 है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है जब रॉड का साइज 3 इंच है तो उसकी प्राइस 8 है। अगर रॉड का साइज 4 है तो उसकी प्राइस 9 है। और अगर रॉड का साइज 5 है तो उसकी प्राइस 10 है। अगर रॉड का साइज 6 इंच है तो प्राइस 17 है। अगर 7 इंच है तो प्राइस 17 है। अगर 8 है तो 20 है। अगर 9 इंचेस है तो 27 है। और अगर रॉड की लेंथ 10 इंचेस का पीस करके वो बेचते हैं तो वो 30 में जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्राइस टेबल है और उसने कोशिश करनी है कि इसको इस तरीके से कट किया जाए कि उसको मैक्सिमम रेवेन्यू मिले। तो अब फर्ज करें एक एग्जांपल है और उसमें एग्जांपल में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, 4 इंच का रॉड है। अब क्वेश्चन ये है कि कंपनी कैसे उस 4 इंच की रॉड को सेल करे, कैसे कट करके सेल करे, क्या उसको कितने पीसेस करके उसको सेल करे, गिवन द टेबल। अब टेबल में प्राइसेस हैं, हमें पता चल चुका है कि कितने इंच की रॉड की क्या प्राइस है। और अब एक 4 इंच का रॉड है। अब बताएं कि कंपनी कैसे उसको कट करके सेल करे। अब हमने पहला क्वेश्चन ये है कि हमने देखना है कि हमारे पास पॉसिबली कितने ऑप्शन है कि हम इसको कितनी कितने तरीकों से अपने रॉड को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो देर आर पॉसिबल 8 डिफरेंट वेज, ठीक है। तो वो 2 raised to the power n-1 का फार्मूले के तहत ये इसकी कटिंग होगी, यानी कि हम कट कर सकते हैं नहीं कर सकते, दो ऑप्शन है, इसलिए हम इसको 2 raised to the power में जा रहे हैं। पहला पहला चांस है कि हम कट ना करें, ठीक है। तो अगर कट नहीं करेंगे, यानी ये 4 इंचेस हैं, इसको कट करने के बगैर बेच देंगे, तो ये 4 इंच की क्या प्राइस है, 4 इंच की जो पीस है उसकी क्या प्राइस है। तो यहाँ पे 4 इंच की पीस की प्राइस है 9, तो ये 9 ऊपर लिखा भी हुआ है, तो ये उसकी प्राइस है। तो अगर हम इस रॉड को बगैर कट किए बेच देंगे तो हमें $9 मिलेंगे, ठीक है। एक चांस ये है, एक तरीका। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एक 3 का पीस बना लें और एक 1 इंच का पीस बना लें। तो फिर कितने पैसे मिलेंगे, तो 1 इंच के पीस के 1 है और 3 के 8 हैं, ठीक है। तो ये टोटल 9 हो जाएंगे। तो अगर हम इसको इस तरीके से कट करेंगे तो ये टोटल $9 में सेल होगा। और अगर हम सी का एक तरीका है कि 2-2 इंचेस के 2 रॉड्स में कट कर लें और फिर सेल करें, तो हमारे पास जो प्राइस है वो 10 आ जाएगी, ठीक है। एक और ऑप्शन है कि हम 3 पहले और फिर एक वाला बाद वाले को कट करें तो 9 प्राइस आ जाएगी।
एक और वे है कि हम दो दो जो हैं 1 1 इंच के पीस हो जाएं और एक जो 2 इंच का पीस हो जाएगा, तो इसमें जो प्राइस हमें मिलेगी वो 7 मिलेगी। और अगर हम पहला 1 इंच का पीस, फिर 2 इंच, फिर 1 इंच, तो इसमें भी 7 है, फिर 7 है और फिर 4 है। अगर हम तमाम पीसेस को जो 4 इंच का पीस है उसको 1 1 इंच के पीस में 4 पीसेस में कन्वर्ट करके बेचेंगे, तो जो प्राइस है वो 4 मिलेगी। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टोटल 8 ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम अ, अपने स्टील की रॉड को कट करके बेच सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें देखें कि ऑब्वियसली हम अगर देखें इंस्पेक्शन करें विजुअली, तो हमें एक वाज़ह चीज़ सामने नज़र आ रही है कि जो सी का ऑप्शन है ना वो ऑप्टिमाइज्ड है, वो सबसे ऑप्टिमल है, वो सबसे अच्छा है। कंपनी है ना, हमें तो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा चाहिए, तो जो सी ऑप्शन है ना वो मुझे हमें नज़र आ रहा है कि सबसे अच्छा है, क्योंकि उससे हमें मैक्सिमम रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन से थ्रू हमें पता चला है। ठीक है जी। तो अब इसको क्या करना है, इसको अगर हम डिवाइड एंड कंकर अप्रोच के थ्रू, अब इसमें थोड़ा सा टेबल को देख लेंगे, फिर आगे इसका एक छोटा सा फार्मूला फिर एल्गो देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या है। अब रेवेन्यू, अगर हमारे पास क्या है, 1 इंच का पीस है, तो अगर उसको बगैर कट के, ये ना ऑप्टिमल या मैक्सिमम रेवेन्यू है। फर्ज करें अगर हमारे पास 1 इंच का एक पीस है, ठीक है, तो जाहिर है उससे छोटे पीस हम नहीं कर सकते, हमारा छोटा मिनिमम साइज 1 इंच ही है। ठीक है, तो जाहिर है उसको कोई कट नहीं लगेगा और वो एज ए सेल होगा, एज ए सेल होगा तो हमें रेवेन्यू कितना मिलेगा, 1। आर जो है वो रेवेन्यू को शो कर रहा है। ठीक है, फर्ज करें एक और पीस है, अब उसकी जो लेंथ है ना वो 2 इंचेस है। ठीक है, तो इसको अब हमारे पास चांस है कि हम इसको 1 1 इंच का सेल करें या दो का इकट्ठा कर दें। ठीक है, तो अगर इसको 1 1 का करेंगे तो हमें $2 मिलेंगे, अगर ये 2 इंच का पीस इकट्ठा सेल करेंगे तो हमें $5 मिलेंगे। तो ये बेटा पीछे प्राइस का टेबल है, वहां से मैं बता रहा हूँ आपको कि कितने मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें से बेस्ट कौन है, 2 मिलेंगे या 5 मिलेंगे, तो जाहिर है हमें 5 हमें सूट करता है, हमें अच्छा रेवेन्यू मैक्सिमम चाहिए, तो ये 5 वाला हम देखिए, रेवेन्यू 5 हम सिलेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि हम अब हम ऑप्टिमल तरीका, डिफरेंट ऑप्शंस है ना, तो हम उसमें देख रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस तरीके से मिलेगा। तो हमने ये 2 वाला सेलेक्ट कर लिया कि हम कोई कट नहीं लगाते इसको। ऐसे ही जब 3 इंचेस का हमारे पास रॉड है, तो अब हम क्या, हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम 1 1 करके बेचें या 1 2 करें या 2 1 करें या इकट्ठा तीनों इंचेस का एक ही रॉड बगैर कट के बेचें। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम बगैर कट के बेचेंगे तो हमें 8 मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू। और ये जो 4 वाला ना, ये ऊपर हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। 4 वाला ऊपर हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है और हम क्या देखा हमने कि ये जो हमें ये तरीका है, इसमें 10 मिल रहे हैं रेवेन्यू, तो ये हम डिटेल से देख लिया। ठीक है, तो हाँ, ये वही इसी तरह के सब हम जो लेंथ चेंज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमें सबसे अच्छा रेवेन्यू, मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ मिल रहा है। ऐसे ही अगर हमारे पास 4 का है, 5 इंचेस का रॉड है, तो हमें मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा 13, और वे क्या होगा, 2 + 3 का पीस हम कट करेंगे। और अगर 6 इंचेस का होगा तो हम कोई कट नहीं करेंगे और 17 हमें रेवेन्यू मिलेगा। अगर हमारे पास 7 इंचेस का रॉड होगा तो उसके दो ऑप्शंस हैं, या तो 1 + 6 की सूरत में कट करें या उसको 2 + 2 + 3 की फॉर्म में कट करें, मैक्सिमम रेवेन्यू हमें 18 मिलेगा। ऐसे ही अगर 8 इंच का है तो 2 + 6 की फॉर्म में उसको कट करें, मैक्सिमम रेवेन्यू 22 मिलेगा। अगर उसको 9 इंचेस का है, उसको 3 + 6 की फॉर्म में कट करें 25। और अगर 10 इंचेस का है तो उसको कट किए बगैर सेल करेंगे तो $30 मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक एक टेबल है, चार्ट है, जिसमें हमने बेसिकली मैक्सिमम रेवेन्यू हमने फाइंड आउट किया है।
अब इसको इसमें से, अब सिंपल सी बात है, अब हमने क्या लॉजिकली, अब सिंपल सी बात है, ठीक है, हमने इसी जो चीज अभी डिस्कस की है ना, इसको क्या करना है, इसको कंप्यूटर की, इसको प्रोग्राम, इसको करना है, प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम बनाना है इसका, ठीक है। सारी होल स्टोरी को मैं समराइज करके आपसे दोबारा बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसका एक प्रोग्राम बनाना है। क्या करना है बेसिकली, हमारे पास रॉड है, फर्ज करें एक टेबल है, हम ज्यादा आगे हम कहते हैं, हम उसको एक लेंथ देते हैं, ठीक है, तो ये 5 इंच का है, 4 का, 3 का, 2 का, जितना भी, ठीक है, एक राड है, उसकी लेंथ उसको पास करते हैं, और साथ ही वो प्राइस टेबल भी पास कर देते हैं, तो भाई ये प्राइस टेबल है, ये उस राड की लेंथ है। तो आप ऐसा प्रोग्राम लिखें जो ये बताए कि बताएं आपके कि मैं कैसे कैसे कट करूं उसको कि मुझे मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। विजुअली हमने इंस्पेक्ट कर लिया है कि एक यूज केस देख के हमने विजुअली इंस्पेक्ट कर लिया कि फर्ज करें अगर 4 इंच का रॉड है तो ये सबसे बेस्ट है, जी आंसर उसको देना चाहिए कि आपको जी मैक्सिमम 10 रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, ऐसे ही है। तो इसका मैं कहता हूँ कि मुझे ना एक आपने प्रोग्राम लिख के देना है। अब इसको अगर मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में मेंशन करूँ तो मैं क्या, एक एक प्रोग्राम लिखने से पहले मैं उसको जरा सोचना शुरू करूँ। हम लोग हैं ना वो प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग पहले शुरू करते हैं और सोचते बाद में, तो लेकिन प्रोग्रामिंग का असूल ये है कि सोचे पहले और काम बाद में करें। बाद में तो कोडिंग करनी होती है, टाइपिंग करनी होती है, ठीक है, तो वो तो कोई भी कर सकता है, मसला तो सोचने का है, जो बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हमने कहा कि हम इस अगर इस सारी सीन को इस फॉर्म में लिख दें, मैक्सिमम, ठीक है, हमें तो मैक्सिमम रेवेन्यू चाहिए, तो हम इसको मैक्सिमाइजेशन, हमने ऊपर बात भी की कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम या तो मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं या मिनिमाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमाइज करना है, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या है कि क्या मैक्सिमाइज करना है हमने, कि हमने जो अब क्या करना है कि ये देखिए हमारे पास पी ऑफ एन, पहला आर्गुमेंट है पी ऑफ एन। The first argument Pn corresponds to making no cuts at all and selling the rod of the length n as is, ठीक है। तो ये पहले आर्गुमेंट हमने क्या किया, फर्ज करें 4 इंचेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 इंच की प्राइस जो है, जो कि पूरे पीस की प्राइस है, वो पास होगी, ठीक है, हमने वो उसको पास की है। और अब बाकी आर्गुमेंट क्या कहते हैं, the other n minus 1 arguments to max correspond to the maximum revenue obtained by making an initial cut of the rod into two pieces of size I and n minus I, ठीक है। तो जो बाकी वाले, ये जो बाकी वाले n-1 आर्गुमेंट्स हैं, n-1 आर्गुमेंट ये है, तो ये nth आर्गुमेंट ये है, तो पूरे n आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब ये जो बाकी वाले n- आर्गुमेंट है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको अपने रॉड को 2 पीसेस में कट कर रहे हैं, 2 साइजेस में कट कर रहे हैं, आई एन n-I, ठीक है। तो फर्ज करें अगर 4 है, उस n 4 है, एक रॉड है, उसकी जो n है वो 4 है, 4 इंचेस है, तो वो फर्ज करें मैं आई जो है इस वक्त है 2, ये पहले तो ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा फिर, आई बेटा हो जाएगा आपका 2, और n-I क्या हो जाएगा, n-4 है, I 2 है, तो बाकी भी 2 बचेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से दो दो चीजें इसको पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी जो मैंने आपको चीज बताई कि n-I क्या है, n-I क्या है, तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू ऑफ आई, यानी कि आई से 1 है, तो प्लस आर ऑफ n-I, आर ऑफ n-I जो हमने यहाँ पे देखा, तो चूंकि आई 1 है और यहाँ पे हम लिख देते हैं -1, 2 पास हो गए कामा। उसके बाद अगला नहीं आर्गुमेंट, सर। जी बेटा, सर यहाँ पे R1 क्या होगा? बेटा इसमें R1, यहाँ पे RI की बात हो रही है ना, ऊपर मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि RI, ठीक है, तो यहाँ पे फर्ज करें I 1 है, ठीक है। तो ये R1 हो जाएगा,
ठीक है। और ये प्लस आर एन माइनस आई, तो आई को हमने क्या बताया? 1। हाँ, तो आई एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमने आर आई को टू कर दिया अगले आर्गुमेंट में, तो ये आर टू हो जाएगा। अब आई जो है वो टू है। ठीक है। तो ये तो आर सर एन ये माइनस आई हमें बताया होगा या मतलब कैसे पता चलेगा आई? ना, आई का पता नहीं चलेगा इसका, ये तो मसला है, आई का कैसे पता चलेगा? जी जी यार बताएं, आई का कैसे पता चलेगा? आई तो उसके पार्ट्स है ना, जितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं उस रॉड को। जैसे हमने अभी आपने दिखाया था ये 4 पार्ट्स थे, तो पहले वाले 2 का हम कह रहे हैं ये I2 है यहाँ पे। हाँ यानी हमने इस 4 वाले रॉड को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 2 आई हो जाएगा। I2 हो जाएगा। जी। हाँ जी, आई समझ की नहीं? जी सर। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो आपने परेशान नहीं होना, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। ठीक है। तो अच्छा, अब ऐसे ही देखें, अब आर वन प्लस आर एन माइनस वन है, फिर आर टू प्लस आर एन माइनस टू है, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? आर एन माइनस वन। अब ये जो आई बढ़ता जा रहा है और आई इस स्टेज पे पहुंच गया है कि वो एन माइनस वन तक चला गया है। ठीक है। तो तो जाहिर है अगर एन माइनस वन तक पहुंच गया तो जो दूसरा पार्ट है वो वन हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसे ही है, मैं इसकी अगर देखूं तो ये हमने एक ऐसा सेट लिया है जिसमें जिसमें हमने, हमारे पास फर्ज करें फोर लेंथ है, तो हमने इसके जो अंदर इसके एलिमेंट्स हैं, पेयर्स हैं, उनकी जो सम है ना, उसको फोर फोर करना है। ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, वन प्लस थ्री, इसका आंसर भी फोर आएगा। अगला पेयर लें, टू प्लस टू, इसका आंसर भी फोर आएगा। ठीक है। ऐसे ही हम उसको करते हैं, बढ़ा देते हैं इसको, थ्री प्लस वन। ठीक है। तो या इसको हम वन प्लस वन, ठीक है, चार दफा वन को ऐड कर लेते हैं तो उसका आंसर भी फोर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ऐसे ही हमने यहाँ पे बात की, वन आर वन एन माइनस वन, दोनों वन और एन माइनस वन इक्वल टू एन। ठीक है। फिर टू है, एन माइनस टू इक्वल टू एन, ऐसे ही एन माइनस वन और वन इक्वल टू एन। ठीक है जी। तो इस हिसाब से अब इस ये जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं इसमें काफी चीजें सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये इतनी सिंप्लीफाइड है नहीं, तो अभी हम देखते हैं। द फर्स्ट आर्गुमेंट पी एन corresponds to making no cuts at all and selling the rod of the length n as is. ठीक है। The other n minus one arguments to make to max correspond to the maximum revenue obtained by making an initial cut of the rod into two pieces of size I and n minus I. ठीक है जी। अब उसका जो बाकी जो कार्ड्स है ना, सारी कार्ड्स, उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें करते हैं कि हम अपने राड को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो एक हिस्सा जो है ना वो आई है और दूसरा एन माइनस, अभी थिंग है ना कि अब एक रॉड है 4 इंचेस का, तो उसको दो हिस्सों में आपने कट करना है। तो डेफिनेटली अगर एक हिस्से का साइज का आपको पता, तो दूसरे का तो आपको फौरन पता चल जाएगा ना। अगर आपके पास एक रॉड है 4 इंचेस का, तो मैं आपको 1 इंच का रॉड देता हूँ कट करके, तो आप बताएं कि बाकी कितना मेरे पास कितना बचा है रॉड, रॉड का साइज 3। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये 4 इंच का रॉड था। ठीक है। तो अगर मैं आपको 2 इंचेस का रॉड काट करके देता हूँ, तो आपको पता है कि मेरे पास भी 2 इंचेस का रॉड है। अगर मैं आपको 3 इंचेस का रॉड काट करके देता हूँ उसका पीस, तो चूंकि आपको पता है कि उसकी टोटल 4 इंचेस की लेंथ है, तो आपको पता है कि मेरे पास 1 इंच का रॉड का साइज सभी एक पीस पड़ा है। तो यही हमने काम यहाँ पे किया। ठीक है। अब इसको सारे को मजीद सिंप्लीफाई करके जो बात की गई है वो है आर एन मैक्सिमम आई जो है वन से एन रेंज
पे कर रहे हैं मूव पी एफ आई प्लस आर एन माइनस आई। ठीक है जी। तो अब हम इसको, हाँ पहले एक दफ़ा इसको एल्गोरिदम को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी एक एग्जांपल विजुअली देखते हैं। इस रॉड कट पी प्राइसेस हैं, एन वो साइज है। ठीक है। इफ एन इज इक्वल टू 0 रिटर्न 0। ठीक है। क्यू इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो इसको माइनस इन्फिनिटी से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। हम यहाँ पे देखें मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हैं, तो इनिशियल जो हम कह रहे हैं कि क्यू को हम माइनस इन्फिनिटी से शुरू करना चाह रहे हैं रेवेन्यू को, ताकि जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू चेंज हुए तो इसको फिर साइन होता जाए, कोई मसला ना बने। ठीक है। तो सर लूप अगर माइनस इन्फिनिटी को अगर हम इसको ट्राई रन करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी को हम क्या करेंगे, क्या रखेंगे हम? माइनस इन्फिनिटी। हाय हाय, वो तो ठीक है, लेकिन हम पुट क्या करेंगे माइनस इन्फिनिटी? तो वो तो इन्फिनिटी तो कोई भी बड़ी वैल्यू होती है ना। हाँ तो माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे इसको। ओके सर। हाँ वैसे अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रिफ्रेश करके मैं एक और आंसर आपको देता हूँ कि सर अगर हम इसको प्रोग्रामिंग इसकी करेंगे, जबकि लैंग्वेज के थ्रू इसको करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? माइनस इन्फिनिटी वहां तो नहीं लिखा जाएगा। थ्योरेटिकली तो हम लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? ये अगर आपका क्वेश्चन मैं रिफ्रेश करूँ तो उसका आंसर है कि चूंकि हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज में ऐसी कोई बात चीज़ नहीं है इन्फिनिटी वगैरह, तो फिर उसके लिए फिर हम मिनिमम कोई वैल्यू सेट करते हैं। तो वो वैल्यू फिर इस तरीके से सेट करते हैं जिसका हमें यकीन होता है कि ये हमारे डाटा जो है ना इससे बड़ा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। तो हम कोई भी वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी सेट कर सकते हैं। तो ये डोमेन नॉलेज आपको होना चाहिए कि आपको पता हो कि ये हमारा रेवेन्यू, लेट्स सपोज यहाँ पे जो रेवेन्यू आपको नजर आ रहे हैं, तो टेबल में रेवेन्यू फर्ज करें मैक्सिमम 20 है 20 है, तो हम कहते हैं कि हमारा रेवेन्यू जो है ना वो 20 से अगर हम माइनस की बात करें तो फर्ज करें हमारा रेवेन्यू 0 है। अगर माइनस की बात करें मिनिमम की, तो हम कहते हैं कि जो 0 से नीचे नहीं होगा, तो इसका मतलब है फिर हम -1 -2 -3 कोई भी नंबर को एज माइनस इन्फिनिटी के तौर पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सिमिलरली फॉर इन्फिनिटी हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे बड़ी कोई वैल्यू हम एज इन्फिनिटी के तौर पे वहां पे भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है। अब Q को हम माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू है 0 से फर्स्ट कॉलम छोटी है, मैक्सिमम फाइंड करो जी मैक्सिमम। तो Q, अब Q जो है ना वो पहली आइटरेशन में माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है। और फिर क्या होगा, कॉल जाएगी पी एफ आई। ठीक है जी। हमारे पास जो लूप है पी एफ आई अगर पहली दफा चल रहा है तो पी एफ 1 प्लस कट रॉड, ये रिकर्सिव कॉल अब इसी अपने आप को कॉल करने लगा है। पी, ये वो हमारे पास प्राइस टेबल पास होगा और n-1। ठीक है। तो फर्ज करें हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें आपने, अब ये लूप चल रहा है और ये लूप चल रहा है कितनी दफा? फर्ज करें रॉड के साइज है 4, n इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो ये लूप, ये कॉल्स कैसे हो रही हैं? अब इसकी जो पहली कॉल है वो क्या होगी? P1 ऐसे ही है पहली आइटरेशन में, प्लस कट रॉड, अब मैं कट रॉड को ऐसे इकट्ठे ही लिख रहा हूँ, पी वो पूरा प्राइस टेबल जाएगा और n-i क्या है हमारे पास? 3। ठीक हो गया। ये पहली कॉल गई। अब इसको, ये लूप जा रहा है, इसको दूसरी कॉल क्या जाएगी? P2 प्लस कट रॉड, P प्राइस टेबल जाएगा और इसको बाकी n-i जो बचा है 2। ठीक है। ऐसे ही इसको तीसरी कॉल जाएगी 3, P3 हो जाएगा प्लस कट रॉड, P क्या बचेगा बाकी? 1। ठीक है। और ऐसे ही फिर हमारे पास P4 इसको जाएगा प्लस कट रॉड P0। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर पी भी तो साथ में इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो ये हर दफा हम कट रॉड में 1 3 1 2 क्यों जा रहा है? P इंक्रीमेंट कहाँ पे हो रहा है?
सर ये देखें पी आई तो हो गया, अब कट रॉड में पी में कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो हर दफा 1 ही रहेगा। ये जो पी है ना, ये वाला जो जा रहा है, ये पी, ये पी तो प्राइस टेबल है ये वाला, ठीक है। और ये पी की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रही है, तो इसको हम अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 कर दिया। आप किस पी की बात कर रही हैं? सर मैं कट रॉड के अंदर जो पी है हम उसमें हाँ वो, 1 3 दे हाँ रहे हैं वो ना। उसमें चेंज नहीं हो रहा। वो टेबल है ना, वो अरे या टेबल उसको कहते हैं, वो जा रहा है, वो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। Procedure cut rod takes as input an array p 1 to n for prices and an integer n. ठीक है, दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। And it returns the maximum revenue possible for a rod of length n. If n is equal to 0, no revenue is possible and so cut rod returns 0 in the line 2. ठीक है, लाइन 2 में अगर वो उसका रॉड 0 है उसकी लेंथ, तो कोई रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, line 3 initializes the maximum revenue q to minus infinity so that for loop in the line 4 5 correctly compute the q maximum जो हमने ऊपर इसका डिस्कस किया है। ठीक है, इसका फार्मूला, a simple induction on n proves that this answer is equal to the desired answer Rn using equation 15.2। ठीक है, तो ये बेटा इसकी हमारे पास क्या है, एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम हमारे पास है वही पुरानी डिवाइडेड कंकर अप्रोच के साथ। ठीक है, और अभी हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर, हमने अब प्रीवियसली वही डिवाइड एंड कंकर अप्रोच के थ्रू इसको देखा है। अब हम इसकी एक विजुअलाइजेशन देख लेते हैं तो होगा क्या, मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी ऊपर करके। अब हमारे पास अगर रॉड का साइज है 4, तो पहली जो कॉल जाएगी वो 4 के साथ जाएगी इसको। ठीक है, 4 इंचेस। अब देखें कि उसके साथ अब उसके जो फर्दर कॉल्स आपने लूप देखा है जिसकी 4 आपने आइटरेशंस देखी हैं। तो पहली कॉल उसको गई है 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 0 के साथ। ऐसे ही होना है, पीछे अभी मैंने आपको इधर बताया है कि यहाँ पे जो पी के यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे आप देखें कि 3 2 1 0 के साथ उसको गई हैं। तो ये और कैसे गई हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n माइनस आई जो है ना, यहाँ पे ये कॉल्स इसको जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। पहले इसको कॉल गई है 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 0 के साथ, 4 टाइम इसको कॉल गई है। तो ये देखें कि 4 टाइम्स इसको कॉल गई है, 3 के साथ गई है, फिर 2 के साथ गई है, फिर 1 के साथ गई है, फिर 0 के साथ गई है। तो अभी तक जो है ना आपने यहाँ तक देखा है, समझा है। लेकिन अगर देखें, गौर से देखें, तो जब ये रिकर्जन इसको कॉल्स जाती है ना, तो ये अपने आप को दोबारा से रिकर्सिवली कॉल करता है। ठीक है, तो हमने सिर्फ ऊपर वाली 4 कॉल्स की बात की है, तो ये जो चारों कॉल्स है ना यहाँ पे मेंशन है। तो लेकिन अभी रिकर्जन हो रही है, तो अगर राइट साइड से शुरू करें तो यहाँ पे चूंकि 0 है, 0 आ गया, तो यहाँ पे बेस केस हमें मिल गया, ये बेस केस है। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे उसकी रिकर्जन रुक जाएगी। तो पहली एक इफ चेक करेगा, वो 0 है, रिकर्जन रुक जाएगी। तो ये यहाँ पे देखिए आपकी इसकी रिकर्जन आगे फर्दर कोई कंप्यूटेशन नहीं होगी, यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, अब अगले लूप की बात करें जिसमें 1 था, तो उसकी एक कॉल जाएगी और उसके बाद फिर ये 0 हो जाएगा और फिर ये रिकर्जन रुक जाएगी। अब 2 वाला है वो 1 को जाएगा, 0 को जाएगा, 2 दफा लूप चलेगा, फिर ये यहाँ पे एंड हो जाएगा, 1 वाला 0 पे जाके एंड होगा। तो 3 वाला क्या करेगा, 3 कॉल्स इसको आगे जाएगी, 2 को जाएगी, 1 को जाएगी, 0 को जाएगी, और फिर सब के सब कब एंड होंगे, जब सब 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्री भी हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अब रिकर्जन का भी थोड़ा सा आइडिया है और आपको पता है कि रिकर्जन जो है वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये सिंपल रिकर्जन है, इसमें कोई नई चीज़ अभी तक कोई नहीं है। ठीक है, हमने सिंपल रिकर्जन की बात किया कि रिकर्जन कैसे चलती है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है कि अब प्रॉब्लम्स क्या है। अब इसका जो रनिंग टाइम है ना, ये जो हमारे पास है, ये 2 रेज़ टू द पावर n है। अभी तक हमने शायद ऐसी कोई एल्गोरिथम नहीं देखी जिसका रनिंग टाइम जो है वो 2 रेज़ टू द पावर n है। ठीक है,
तो सिंपल कंप्यूट करके भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे n हमारे पास कितने, n की तादाद है 4, ठीक है। तो ये कितने टोटल नोड्स हमारे पास कितने, 16 है। हाँ जी, 16, टोटल 16 नोड्स हैं, ठीक है। तो सिंपली जो है हमारे पास क्या है, 2⁴ हम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 3, 6, 8, 10, 10, 4 और 16, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो रनिंग टाइम है ना वो 2⁻n-1 आएगा। टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, ठीक है। ये कितने हो गए जी, 16। ये टोटल नोड्स है ना हमारे पास कितने बने हैं, 16, और n हमारे पास है कितना, 4, n=4। तो देखेंगे जो, अगर आप देखें जो ट्रीज हम बनाते रहे हैं तो बेसिकली अगर आपने कभी गौर किया हो कि उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसके अंदर हम नोड्स काउंट कर रहे होते हैं। तो जितने नोड्स होते हैं उतना ही हमारा रनिंग टाइम होता है, ठीक है। तो हमने विजुअली इसके जो नोड्स है काउंट करके देख लिए हैं कि इसके 16 नोड्स बने हैं, विच इज 2⁻n, ठीक है। और ये जो टाइम है ना, ये एक्सपोनेंशियल टाइम इसको कहते हैं। 2⁻, अगर कुछ भी हो जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल टाइम हम कहेंगे, ठीक है। प्रीवियसली हम पोलिनोमियल टाइम था हमारे पास, तो वो क्या होता था पोलिनोमियल टाइम, एन एन हो गया, n² हो गया, n³ हो गया, ये पोलिनोमियल टाइम जो हमने पहले देखा था। ये जो पोलिनोमियल टाइम होता है ना बेटा, ये तो एक्सेप्टेबल है। आज इवन कि आजकल का जो कंप्यूटर है उसके लिए एक्सेप्टेबल है पोलिनोमियल टाइम। हाल दो कि ये बहुत टाइम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी, लेकिन एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल टाइम है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इवन कि आजकल के अच्छे से अच्छे कंप्यूटर्स भी बहुत जल्द, अगर डाटा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, तो बहुत जल्द एग्जॉस्ट कर जाते हैं। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हम, हमारी क्या कोशिश है, हम कोशिश करेंगे थ्रू डायनेमिक प्रोग्रामिंग, या साइंटिस्ट क्या कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइम है उसको किसी तरीके से रिड्यूस करके पोलिनोमियल टाइम के अंदर लेके आए, ठीक है। तो अब ये ट्री आपके अंदर बन गया है ये वाला, तो कोशिश क्या है कि किसी तरीके से इसको छोटा किया जाए ताकि ये पोलिनोमियल टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो सके। तो उसके लिए हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, और हमने डिस्कस किया कि जो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स हैं, स्मॉल ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उनको एक दफ़ा करने के बाद क्या करें, उसको एक दफ़ा करने के बाद उसका रिजल्ट अपने पास सेव कर लें, और नेक्स्ट टाइम उसको सॉल्व करने के बजाय हम वहाँ से एक टेबल से, मेमो से उसका रिजल्ट देख लें, तो हमारा काम काफ़ी कम हो सकता है। तो फर्ज करें कि यहाँ से 4 को काट गई है, 3 को, 3 फर्स्ट टाइम आया, ऐसा प्रॉब्लम है, 3 फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको मेमो में लिख लें। 2 फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसको मेमो में लिख लें। 1 फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसको मेमो में लिख लें। 0 फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसको मेमो में लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2, अब 2 जो है वो सेकंड टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करते बल्कि हम इसका मेमो से इसका रिजल्ट ले लेते हैं। 1 सेकंड टाइम हो रहा है, इसको मेमो से ले लेते हैं। 0 नहीं हो रहा, सेकंड टाइम हो रहा है, इसको मेमो से ले लेते हैं। फिर आप देखें कि जितना भी नीचे सब प्रॉब्लम्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, ये सारी की सारी ये पहली दफ़ा के बाद की हैं, यानी कि ये एक से ज़्यादा दफ़ा हो रही हैं। तो हमें इनको कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम कंप्यूट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम चूंकि पहले कंप्यूट कर चुके हैं तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। अब देखें कि अब जो हमारा ट्री है उसमें सिर्फ जो है नोड्स बचे हैं वो 5 बचे हैं। अब सिर्फ 5 नोड्स की कंप्यूटेशन हमने की है, बाकी जो
11 नोड्स है ना, ये हमने कंप्यूट नहीं किए, ठीक है। तो देखिए हमारा काम कितना कम हो गया, ठीक है। तो ये अगर इसका एन चूंकि 4 था, तो अगर हम चलें, अगर ये एन नहीं है तो हम चलें एन स्क्वायर इसको कह देते हैं कि ये इसका रनिंग वर्स्ट केस की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि ये एन स्क्वायर है, ठीक है जी। सर ये हम कैसे कर रहे हैं? अपर बाउंड की अगर बात फर्ज करें, अगर तो एन होता तो ये इक्वल टू 4 होना चाहिए था ना। अगर तो एन होता तो इक्वल टू 4 होना चाहिए था, तो हम कहते हैं कि इसकी अपर बाउंड है वो एन स्क्वायर हम कह देते हैं, ठीक है। कि ये, या इसको हम कुछ भी एन लॉग एन फर्ज करें, वैसे हम बगैर किसी इंट्यूशन की अभी बात कर रहे हैं कि हम इसके अपर बाउंड है वो एन स्क्वायर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि इसका जो रनिंग टाइम है वो आप क्या हो चुका है, वो पोलिनोमियल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। एक छोटे से काम से, एक छोटी सी एक्टिविटी, एक डिजाइन टेक्निक, एक एक काम हमने किया कि बजाय इसके कि हम सारा काम कंप्यूट करें, जैसे डिवाइड एंड कंकर में हमने क्या कहा कि हम क्या करते हैं, जो काम रिपीटेडली हो रहा है उसको एक दफा करने के बाद फिर नहीं करेंगे, उसका आंसर अपने पास रख लेते हैं और जब वो दोबारा होगा तो हम उसका आंसर वहां से रीड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखें कि हमने इस अपने जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर दिया है एन स्क्वायर के अंदर, पोलिनोमियल के अंदर, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास इसका जो ट्रेडिशनल डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है ना वो हमने अभी देख लिया, ठीक है। तो इसका एल्गोरिदम आपके सामने है, तो इसको आप खुद भी कीजिएगा, कुछ आप कोशिश करें कि आप किसी और साइज का रॉड का साइज लेके तो इसको जरा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। आप देखेंगे क्या कौन कौन सी कॉल्स हो रही हैं, उसका ट्री बनाने की कोशिश करें जैसे ये ट्री बना हुआ है, ठीक है। तो बाकी इनसे अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू इसमें क्या चेंज आएगी और उसके थ्रू उसके एल्गोरिदम क्या नहीं होगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर थोड़ा सा और ऊपर पेज कीजिएगा, जहाँ से ऑलमोस्ट हमने स्टार्ट किया था ये कटिंग रॉड वाला। मुझे एक पॉइंट पूछना था जी सर, इधर। जहाँ पे हम लोग, जी सर, थोड़ा सा एक्चुअली मैं पेज वहां पे लेके जाना चाहती हूँ जहाँ पे हम उसको पार्ट्स में सॉल्यूशन भी साथ में बता रहे हैं कि अगर ये इतने पार्ट में होगा तो इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन ये होगा। तो हम ये ये कह रहे हैं कि अगर ये वाला ये टेबल। टोटल फोर, हाँ जी सर, यहाँ पे बस यहीं पे मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम टोटल कह रहे हैं उसके 4 पार्ट्स हैं, तो ये जो नीचे वाले 6, 7, 8, 9, 10, ये सॉल्यूशन का मुझे समझ नहीं आ रही है, हम कैसे नहीं कर रहे हैं? नहीं, 4 नहीं बेटा, वो गलत समझ रही हैं। 4 नहीं पार्ट्स, हम कह रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल लिया कि 4 इंच का एक रॉड है, ठीक है। हमने जी एग्जाम्पल के तौर पे 4 इंच का एक रॉड लिया है, वरना तो ये पूरा टेबल प्राइस टेबल है। अकॉर्डिंग टू डेट प्राइस टेबल हमारे पास जो मैक्सिमम जो लेंथ हो सकती है वो 10 हो सकती है। यानी 10 इंचज का हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम हो सकता है। हाँ, ठीक है। अच्छा। तो उस कंपनी के पास फिलहाल 10 इंचेस तक मैक्सिमम जो लेंथ हो सकती है, ठीक है। उसका प्राइस टेबल हमारे पास मौजूद है। हमने बात की है सिर्फ एक पीस की जो 4 इंचेस का है, और हमने उसको एज ए बेस बना के उसके ऊपर डिस्कशन की, ठीक है। तो ठीक अभी है। आपने एक पॉइंट लिखा था जिसमें जो मैं आपसे पूछ रही थी कि इसका पी आप कह रहे थे कि प्राइस है हाँ। कटर ऑर्डर के, हम जब वो एल्गोरिदम जो है वो कर रहे थे। तो हम्म। सर यहाँ पे भी अगर देखें तो अगर 10 इंचज है तो साइड में प्राइस जो है वो 30 जा रहा है, हाँ। ऐसे ही है। तो हम हाँ, वहां पे हर हर दफा 4 दफा हम 1 1 ही प्राइस दे रहे थे, मुझे वो बात नहीं समझ आ वन रही। वन नहीं दे रहे थे, हम पी दे रहे थे, पूरा ये पूरा टेबल उसको पास कर रहे थे, ये पूरा टेबल उसको पास कर रहे थे। हर दफा हम पी पूरा टेबल दे रहे थे, 1 नहीं दे रहे थे? हाँ नहीं नहीं, वन तो लिखा नहीं था साथ, सिर्फ पी लिखा हुआ था ना, वन तो अच्छा नहीं अच्छा। लिखा।